चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ L is translating at a velocity V is translating at a velocity V making an angle theta with its length, making an angle theta with its length, a uniform magnetic field B, a uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of motion, Calculate the EMF induced in the rod. Calculate the EMF induced in the rod. Draw a figure representing the induced EMF by an equivalent battery. Induced EMF by an equivalent battery. ऐसे भी वेलोसिटी से जा रहा है, थीटा एंगल है, लेंथ L है इस रॉड का, ठीक है। अब हमको क्या करने का है, चलिए क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। ए रॉड ऑफ लेंथ L इज ट्रांसलेटिंग एट ए वेलोसिटी V making an angle theta with its length, a uniform magnetic field B having exists in a direction perpendicular to the plane of motion. Calculate the EMF induced in the rod. Draw a figure representing the induced EMF by an equivalent battery. ठीक है, induced EMF को equivalent battery के फॉर्म में हमको दिखाने का है, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज कि एक रॉड दिया हुआ है लेंथ L का और वो वेलोसिटी V से उसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है, अब थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट क्या कर रहा है, वो अंदर साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। देखिए रॉड में जो आपको EMF इंड्यूस करना है ना, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड और ड्रॉ ए फिगर रिप्रेजेंटिंग द इंड्यूस्ड EMF बाय एन इक्विवेलेंट बैटरी। एक इक्विवेलेंट बैटरी का फॉर्म भी हमको बना के रखना है। तो देखिए EMF इंड्यूस हमको निकालने का है, तो EMF जो इंड्यूस होगा इसमें मोशनल EMF आपका होगा, और इसमें जो मोशनल EMF का जो वैल्यू होगा वो हमेशा V परपेंडिकुलर पे काम करता है, ठीक है। वो किस पे काम करता है, V परपेंडिकुलर पे काम करता है। तो V परपेंडिकुलर से क्या होगा, V cos थीटा, तो ये V परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, V sin थीटा। हमेशा देखे हैं कि V जो होता था हमेशा परपेंडिकुलर होता था, तो V परपेंडिकुलर ही हमेशा होगा, तो V sin थीटा हो गया। तो इसमें जो EMF जो जनरेट होता है, देखिए इसमें लिखते हैं EMF of the motional EMF always use only
क्या यूज करता है भाई, परपेंडिकुलर वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द लेंथ. So V will be V perpendicular will be V sin थीटा. तो ये V sin थीटा आपका हो गया. अब देखिए EMF जो हो जाएगा वो क्या होता है, B V L. तो B का वैल्यू तो चलिए B हो गया, ये B है आपका. और V जो परपेंडिकुलर होगा तो V sin थीटा. तो B V sin थीटा इंटू L. तो B V L sin थीटा, ये आपका हो जाएगा. समझ में आ रहा है. ये EMF का वैल्यू होगा. कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड. तो EMF का वैल्यू आ गया आपका BVL sin थीटा. ये आपका EMF का वैल्यू आ गया. अब देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है. सबसे पहले तो करंट का फ्लो आपको देखना पड़ेगा. और कैसे देखिएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी से देखने का है आपको. तो कैसे देखा जाए इसका डायरेक्शन देखते हैं इसमें. फॉर द डायरेक्शन फॉर द सर्किट डायग्राम हमको बनाने का है ना. फॉर द सर्किट डायग्राम वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम F इज इक्वल टू क्यू भी बी. तो देखिए ये भी ऐसे जा रहा है, अब Q भी इधर जा रहा है. तो Q इधर जाएगा तो V और B ऐसे होगा, तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स, क्या होगा, लेफ्ट. सो सर्किट डायग्राम जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, ये पॉजिटिव साइड बना दीजिए. ठीक है, तो पॉजिटिव साइड आप बना दिए तो ये जो होगा करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया. करंट का डायरेक्शन इधर साइड में आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में. देखिए V इधर, B अंदर, फोर्स इधर. तो फोर्स इधर लगा किस पे, चार्ज पे. तो चार्ज ऐसे होगा. तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा हो जाएगा. इसका जो EMF का वैल्यू हो जाएगा BVL sin थीटा. ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम. ठीक है, चलिए इसको उतारिए यहां तक. चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं. द हॉरिजॉन्टल component of the Earth's magnetic field at a place is 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. And the dip is 53 degree. And the dip is 53 degree. A metal rod of length 25 centimeter. A metal rod of length 25 centimeter is placed in the north-south direction. Is placed in the north-south direction and is moved at a constant speed of speed of 10 centimeter per second. 10 centimeter per second towards east. Calculate the EMF induced in the rod. Calculate the
EMF induced in the rod, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड होगा वो आपको निकालने का है। क्वेश्चन में देख लिया जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 3 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड द डीप इज 53 डिग्री। A metal rod of length 25 centimeter is placed in the north-south direction and is moved at a constant speed of 10 centimeter per second towards east. Calculate the EMF induced in the rod. ठीक है, तो चलिए इसको बनाया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज इतना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। चलिए ठीक है, लिखते चलते हैं डेटा जैसे जैसे दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH का वैल्यू 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। अच्छा, एंगल ऑफ डीप दिया हुआ है, एंगल ऑफ डीप इसका वैल्यू दिया हुआ है 53 डिग्री। मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे है। अब क्या है, इज मूव्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसको इस तरह से मूव कराया जा रहा है, कुछ वेलोसिटी से उस वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड, तो इस रॉड में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो ये रियल में देखा जाए तो ये जमीन पे ऐसा रखा हुआ है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसी साइड से डिसाइड करेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है BH, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, BV यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मेरे पास है वी नीड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BV is equal to bar. We have tan delta is equal to क्या हो जाएगा, BV by BH, ठीक है। BV by BH होगा कि नहीं होगा, तो ये tan 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BV by BH। तो BV का वैल्यू हो जाएगा BH 3 × 10⁻⁴ tan 53 डिग्री। अब देखिए इसको याद रखिएगा कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 37 और ये 53 डिग्री होता है। तो tan 53 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 4/3 इसका वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 4/3 इसका लिख देंगे, 4/3 यानी कि 4 × 10⁻⁴ टेस्ला आ गया ये BV का वैल्यू। और हमको वर्टिकल ही कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या EMF निकालना है ना, तो EMF जो आपका होगा वो क्या होता है, BVL। अच्छा, B का वैल्यू तो BV का वैल्यू आ ही गया है 4 × 10⁻⁴। अच्छा, कौन सा वेलोसिटी से इसको ले जा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 10⁻² मीटर पर सेकंड कर देंगे, और ये टेस्ला में है। और लेंथ जो आपका है, इस रॉड का लेंथ लिखना है, और उस रॉड का लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻² कर देंगे, ठीक है। तो 25 4 जा 100 और ये खत्म हो गया, और 10 - 6 - 5 वोल्ट ये का वैल्यू आ रहा है। चलिए इसको चेक कर लिया जाए। सही है, ठीक है, 10⁻⁵ वोल्ट ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए।
चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। An angle made of a conducting wire, an angle made of a conducting wire moves along its bisector, moves along its bisector through a magnetic field B, through a magnetic field B as suggested by figure, as suggested by figure. ठीक है, find the EMF induced, find the EMF induced between the two free ends, between the two free ends if the magnetic field is perpendicular to the, if the magnetic field is perpendicular to the plane of the angle, plane of the angle. ठीक है, फोटो ये दिया हुआ है आपका ऐसा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, इसको एंगल हम लोग कह रहे हैं, इसका लेंथ एल है और इसको ओ ए बी कह रहे हैं। ठीक है, हमको निकालने का क्या है, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। एन एंगल ए ओ बी, इसमें एंगल ए ओ बी का नाम दिया है, ए ओ बी मेड ऑफ ए कंडक्टिंग वायर मूव्स अलोंग इट्स बाइसेक्टर through a magnetic field B as suggested by figure. Find the EMF induced between the two free ends if the magnetic field is perpendicular to the plane of the angle. ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है AOB। ठीक है, कंडक्टिंग वायर का बना हुआ है, मूव्स अलोंग इट्स बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर के अलोंग ये मूव करेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसका बाइसेक्टर एंगल का यही ना होगा, ऐसे मूव करेगा ये थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी बना हुआ है आपका एज सजेस्टेड बाय फिगर। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू फ्री एंड्स, यानी ए और बी के बीच में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू निकालने का है। तो देखिए सबसे पहले इसको देखा जाए, ये लेंथ तो जैसे मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, ताकि मूव तो ऐसे कर रहा है, ये डी वेलोसिटी से मान लीजिए कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें जो आपका है इसका जो लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए ये थीटा है पूरा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा एल साइन थीटा बाई 2। इसका भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा बाई 2। समझ में बात आ रहा है, तो ये लेंथ क्या हो गया, एल साइन थीटा बाई 2। अब देखिए ईएमएफ जो इसमें होगा वही ईएमएफ इसका होगा। ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ का जो वैल्यू होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन OA will be E1 is equal to BVL। अच्छा, BVL साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये लेंथ ले लेंगे हम लोग, या ऐसे लिखिए इसको, BVL परपेंडिकुलर लेंथ को हम लेंगे, तो
तो बी भी एल साइन थीटा बाय 2, ये आपका हो गया E1 का वैल्यू। ठीक है, समझ में बात आ रहा है? तो फाइंड द EMF induced between the two free ends if the magnetic field is perpendicular to the plane of the angle। तो इसका इस दोनों के बीच का EMF क्या हो जाएगा? बी भी एल साइन थीटा बाय 2। अब देखिए इसका डायरेक्शन ऑफ द करंट देखते हैं किधर है। ठीक है, तो देखिए ये जा रहा है ऐसे भी और बी अंदर में है, तो ये करंट जा रहा है ऐसे, तो इसमें जो बनेगा करंट जा रहा है ऐसे ना, तो पॉजिटिव साइड इधर बनेगा और नेगेटिव साइड इधर। ठीक है, ये ओ ए का देखा जाए तो। ठीक है, और इसका ईएमएफ कितना निकला है? बी भी एल साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखिए इसका देखते हैं। EMF induced in OB will be E2 is equal to BVL परपेंडिकुलर, इसके लिए भी BVL साइन थीटा बाई 2 हो गया। और इसका देखिए करंट कैसे जा रहा है, ये करंट आपका क्या है V ऐसे और B अंदर, तो ऊपर के साइड में करंट चार्ज ऐसे जाएगा, तो ऐसे गया तो इसका पॉजिटिव साइड इधर और नेगेटिव साइड इधर, ऐसा बन जाएगा बी। करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे देखिए चार्ज आपका भी ऐसा है और बी अंदर में है, तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे गया तो इसमें ऊपर गया, इसमें ऐसे गया तो ऊपर गया, तो ऊपर गया तो चार्ज ऐसे जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव जो हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट, तो ऐसा बना देंगे, तो इसका भी वैल्यू बी वी एल साइन थीटा बाई 2। ये दोनों सीरीज में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही करके रखा हुआ है सीरीज में। तो टोटल ईएमएफ, तो यहां लिखते हैं टोटल ईएमएफ फ्रॉम द सर्किट डायग्राम विल बी ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और ये क्या है? BVL साइन थीटा बाई 2 प्लस BVL साइन थीटा बाई 2, 2 BVL साइन थीटा बाई 2। ये आपका आ गया नेट ईएमएफ का वैल्यू बिटवीन A एंड B, यही निकालना था। तो A एंड B आपका नेट ईएमएफ का वैल्यू निकल गया। चलिए इसको उतारिए। फिगर shows a wire AB of length L a wire AB of length L and resistance R which can slide, and resistance R which can slide on a smooth pair of rail, on a smooth pair of rails। फुल स्टॉप। फिगर दिया हुआ है इसका। IG is a current generator। IG is a current generator which supplies a constant current I in the circuit, a constant current I in the circuit। If the wire AB slides at a speed, if the wire AB slides at a speed v towards right, at a speed v towards right, find the potential difference, find the potential difference
बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का फिर से पढ़ दे रहे हैं। Shows a wire AB of length L and resistance R can slide on a smooth pair of rails, which can slide on a smooth pair of rails. IG is a current generator which supplies a constant current I in the circuit. If the wire AB slides at a speed V towards right, find the potential difference between A and B. ठीक है, तो ये फिगर बनाना है। दो रेल है, और एक करंट जनरेटर है IG, करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ये v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। एक वायर ए बी दिया हुआ है लेंथ एल का, ठीक है, और रेजिस्टेंस आर है उसका, ठीक है। इस वायर ए बी जो है उसका रेजिस्टेंस बड़ा वाला आर है, विच कैन स्लाइड ऑन ए स्मूथ पेयर ऑफ रेल्स, इस पे स्लाइड कर रहा है वो, इधर साइड जा रहा है। IG इज ए करंट जनरेटर, एक IG करंट जनरेटर है विच सप्लाई द कांस्टेंट करंट I इन द सर्किट। इसका काम है इसमें पूरा कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखना है, ठीक है। If the wire AB slides at a speed V towards right, V स्पीड से towards right स्लाइड करता है, find the potential difference between A and B। तो A और B के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का है। तो देखिए सबसे पहले करंट का डायरेक्शन जो होगा V ऐसे है और B अंदर जा रहा है, तो F इज इक्वल टू क्यू V के आधार पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, यानी करंट का डायरेक्शन यही वाला हो गया, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, इसमें तो कंफ्यूजन का बात है ही नहीं, तो लिख देते हैं सिंस द क्या वायर ए बी इज स्लाइडिंग राइट, सो फोर्स F on positive charge is from B to A according to F is equal to Q V B. So direction of current is from B to A, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। नाउ equivalent EMF will be shown as सर्किट डायग्राम। तो देखिए सर्किट डायग्राम के फॉर्म में शो करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, करंट डायरेक्शन ऊपर यानी पॉजिटिव प्लेट ऊपर, नेगेटिव प्लेट नीचे, तभी ना करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट भी ऐसे ही जाएगा, चार्ज वैसे ही जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया ऐसा, ठीक है, ऐसा, इसमें एक IG लगा हुआ है, ये क्या है, ये IG लगा हुआ है, ये करंट I का वैल्यू है, और ये ऐसे गया यहां से मिला। अब देखिए रेजिस्टेंस तो बाकी में नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस किसमें है आपका, इसमें वायर AB में रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस तो आपको यहां बनाना पड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस R यहां बन जाएगा, ठीक है। करंट I जाएगा इसमें, ऐसे करेगा, ये वाला पॉइंट A हो जाएगा और ये वाला पॉइंट B हो जाएगा, ठीक है, ताकि इसमें रेजिस्टेंस भी आएगा और इसमें बैटरी का EMF भी आएगा और करंट I तो मेंटेन रहेगा ही। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस
between A and B is VA minus VB। अब VA माइनस VB जब लिखना है तो यहां से यहां गए तो E माइनस IR। आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े तो समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक E लिख दिए और यहां से यहां गए एक करंट उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस IR लिख दिए। E का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा VA माइनस VB का E माइनस IR हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, इसको ऐसे लिख लीजिए VA माइनस VB का E का वैल्यू क्या है BVL और ये क्या हो जाएगा IR। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन उतारा जाए। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप of side 10 centimeter and resistance 1 ohm and resistance 1 ohm is moved towards right, is moved towards right with a constant velocity, with a constant velocity V naught as shown in figure, V naught as shown in figure. The left arm of the loop is in the left arm of the loop is in a uniform magnetic field of 2 Tesla, magnetic field of 2 Tesla. The field is perpendicular to the field is perpendicular to the plane of the drawing, plane of the drawing and is going into it, and is going into it. The loop is connected to a network. The loop is connected to a network of resistor, each of resistor, each of value 3 ohm. ठीक है, with what speed should the with what speed should the loop be moved, loop be moved so that a steady current of 1 ampere, steady current of 1 milliampere, 1 milliampere flows in the loop, flows in the loop. ठीक है, चलिए तो एक फिगर बना देते हैं पहले। हाँ,
सब 3 ओम का है, सब 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो दोनों के बीच में है वो इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अगर पढ़ दिया जाए, a square loop of side 10 cm and resistance 1 ohm is moved towards right with a constant velocity v naught as shown in figure. The left arm of the loop is in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The field is perpendicular to the plane of the drawing and is going into it. The loop is connected to a network of resistor each of value 3 ohm. ठीक है। With what speed should a steady current of what speed should the loop be moved so that a steady current of 1 milliampere flows in the loop, ठीक है। चलिए इसको आपको बनाने का है। अब देखिए कि यहां पे जो है इसका नाम होगा P और Q पॉइंट है। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा P और Q के बीच में, ये P और Q के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए इससे जैसे मान लीजिए करंट इसमें से I गया तो I/2 इधर जाएगा, I/2 इधर जाएगा, और यहां भी जो करंट I आएगा तो I/2 इससे आना चाहिए और I/2 इससे आना चाहिए। तो I/2 इधर से आएगा तो I/2 इधर से निकल जाएगा, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। इससे I/2 आया और I/2 इधर से आ रहा है, तो इसमें भी करंट I/2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे I/2 आएगा, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो ये बिना काम का हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, ये P है और ये Q है, तो इसका रेजिस्टेंस ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। P और Q के बीच में ऐसा हो गया 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये टोटल मिला के 6 ओम, ये भी टोटल मिला के 6 ओम। इसके बीच में क्या आया, एक 6 ओम और 6 ओम का आ गया, तो टोटल मिला के इसका ओम आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ये निकालना तो जानते हैं P और Q के बीच में, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between P and Q is 3 ohm, ठीक है। 3 ओम कैसे आया, हम फिगर बना लीजिएगा उसको, तो 3 ओम आपका आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, स्क्वायर लूप जो आपका है वो है 10 सेंटीमीटर का, स्क्वायर लूप आपका 10 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। साइड इसका 10 सेंटीमीटर का है और रेजिस्टेंस इसका पूरा कितना है, 1 ओम है, ठीक है। अच्छा ये टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, ये वाला 3 ओम और ये वाला उसका पूरा 1 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 1 ओम यानी कि 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस प्लस उसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अब हो जाएगा, ताकि ये जो लगा हुआ है पूरा चीज इसी दोनों के बीच में लगा हुआ है ना, तो पूरा लूप का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो गया। अच्छा ये जो पूरा है सिस्टम v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है आपका, तो लेफ्ट आर्म ऑफ द लूप इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, यानी कि ये जो खाली आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला में रखा हुआ है। द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ड्राइंग, फील्ड तो अंदर साइड में जा रहा है। अब गोइंग इनटू इट द लूप इज कनेक्टेड नेटवर्क ईच ऑफ वैल्यू 3 ओम। विद व्हाट स्पीड शुड द लूप बी मूव्ड सो दैट a steady current of 1 milliampere flows in the loop। इसमें इतना स्पीड से जाए, इसमें जो करंट का वैल्यू 1 मिलीएम्पियर रहे, ठीक है। अब देखिए मोशनल ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी भी एल, ठीक है। तो बी भी एल, बी का वैल्यू 2, भी का वैल्यू कितना है, ठीक है, v नॉट हो गया इसका वेलोसिटी और एल इसका क्या हो गया, लेंथ,
और लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻², कितना हो गया 20, तो 0.2 भी नॉट आ गया इसका ईएमएफ का वैल्यू अभी। अब देखिए करंट जो होना चाहिए I इज इक्वल टू ई बाई आर, यानी कि 0.2 वी नॉट बाई आर, जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/2 और 10.5 इंटू 10⁻⁻1। ऐसा ही इसको लिखते हैं, इसको 05 वी नॉट। समझ में बात आ रहा है, आई का वैल्यू आपका हो गया 0.05, ठीक है वी नॉट। इसका वैल्यू हमको कितना चाहिए 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर चाहिए। तो वी नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए 10⁻³ बाई 0.05, 100 ऊपर चला गया, 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, तो एम्पेयर बोल रहे हैं, ये क्या होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है 10⁻³ है ना। तो चलिए तो ये हो जाएगा 10⁻³ 20 मिलीमीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, यानी वी नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए 20 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जाना चाहिए। सब चीज लिखा हुआ है सही, ठीक है। चलिए इसको पढ़ देखते हैं आंसर सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A metal rod of length L rotates about an end, with a uniform angular velocity omega, with a uniform angular velocity omega, a uniform magnetic field, vector B exists in the direction of the axis of rotation, calculate the EMF induced, between the ends of the rod, neglect the centripetal force, acting on the free electron as they move in circular path,
ठीक है, चलिए फिगर बना देते हैं इसका। ये dx लेंथ हो गया इसका, o हो गया, x हो गया, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है जो अंदर के साइड में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको है रॉड दिया हुआ लेंथ L का, और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट कर रहा है अंदर साइड में, और वो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, मतलब यहां से यहां के बीच का ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको निकालने का है। अच्छा, लेंथ दिया हुआ है इसका L, ठीक है। नेग्लेक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाकी हम लोगों को कंसीडर नहीं करने का है, एज दे मूव इन सर्कुलर पाथ। अभी देखिए हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है BVL, तो BVL किस पे लगता है, किसी भी लेंथ वाले पे जो वेलोसिटी लगता है इस पे V लगेगा। मान लीजिए dx लेंथ का हम ले लेते हैं, तो उस पे जो वेलोसिटी जो होगा V इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाता है, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से यहां तक दूरी x है, तो ये ओमेगा x हो जाएगा, ठीक है। dx पे हम फाइल लेते हैं, लेट एन एलिमेंट dx on which we need to find the motional EMF, then that element dx moves with linear velocity v is equal to omega x perpendicular to its length, ठीक है। इसीलिए let EMF induced between the ends of dx, dx के बीच में जो EMF induced होगा B DE ऐसा लिख देते हैं, then DE is equal to क्या हो जाएगा, BVL, तो B के जगह पे क्या लिख देते हैं, B ही रख देते हैं, V के जगह पे लिखेंगे ओमेगा x, और L के जगह क्या लिख देंगे dx, ये DE का वैल्यू आ गया। फॉर द होल रॉड, पूरा रॉड के लिए DE is equal to E is equal to B ओमेगा x dx, ये हो जाएगा B ओमेगा और ये x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं B ओमेगा x स्क्वायर बाय 2, ये EMF का वैल्यू हो जाएगा रॉड के एंड के बीच का। दिस इज द रिक्वायर्ड EMF value between the ends of the rod। पहले dx लेंथ के बीच का EMF निकाले, फिर पूरे रॉड को इंटीग्रेट कर दिए, जीरो से L है ना, इसको ओमेगा, तो इसको B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, ठीक है। B ओमेगा x स्क्वायर बाय 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, क्वेश्चन लिखते हैं। फिगर shows a conducting circular loop, a conducting circular loop of radius a placed in a, of radius a placed in a
uniform perpendicular magnetic field, uniform perpendicular magnetic field. B, a metal rod OA is pivoted at the center. OA is pivoted at the center O of the loop. O of the loop. The other end A of the rod. The other end A of the rod touches the loop. Touches the loop. The rod A and the loop. The rod A and the loop are resistanceless. Are resistanceless. But a resistor having a resistor R, but a resistor having a resistance R is connected between O is connected between O and a fixed point C on the loop, and a fixed point C on the loop. The rod OA is made to rotate. The rod OA is made to rotate. Anti-clockwise at a small but uniform magnetic field. Small but uniform magnetic field. ठीक है? What a uniform angular speed omega. Angular speed omega by an external force. By an external force. Find A में फाइंड आउट करने का है the current in the resistor R. The current in the resistance R and B में the torque of the external force, the torque of the external force needed to keep the rod rotating with the constant angular velocity
वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक फिगर है, ओ पॉइंट एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रॉड है वो ए, ऐसे ये ओमेगा से घूम रहा है, दिया हुआ है ये ऐसे। ये वाला फॉर्म सी। चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ दिया जाए। फिगर shows a conducting circular loop of radius a placed in a uniform perpendicular magnetic field B. A metal rod OA is pivoted at the center of the loop, center O of the loop. The other end of the A of the rod, the other end A of the rod touches the loop. The rod OA and the loop are the rod OA, the rod OA होगा, the rod OA यहाँ कीजिएगा सही से, OA and the loop, the rod OA and the loop are resistanceless, but a resistor having a resistor R is connected between O and a fixed point C on the loop. The rod OA is made to rotate anti-clockwise at a small but uniform angular speed omega by an external force. Find A, the current in the resistor, the torque of the external force needed to keep the torque of the external force needed to keep the rod rotating with constant angular velocity omega। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, आपको इसका आंसर बनाने का है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर शोज ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ रेडियस ए, रेडियस इसका क्या है ए है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, बी अंदर साइड में जो आपका है, मेटल रॉड ओए, ओए का एक मेटल रॉड है, पिवोटेड एट द सेंटर ओ ऑफ द लूप, ओ ऑफ द लूप पे क्या गया, इसका पिवोट कर दिया गया है। द अदर एंड द रॉड टचेस द लूप, और दूसरा क्या कर रहा है, सिर्फ इसको टच कर रहा है लूप, ठीक है। और द रॉड ओए एंड द लूप आर रेजिस्टेंसलेस, रॉड और ये जो लूप है वो रेजिस्टेंसलेस है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बट रेजिस्टेंस हैविंग अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड बिटवीन ओ एंड ए फिक्स्ड पॉइंट सी ऑन द लूप। तो ओ और सी के बीच में क्या है, एक रेजिस्टर अलग से लगा दिया गया है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, इसको लगा दिया गया है। द रॉड OA इज मेड टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, एट ए स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो आप बोल रहा है फाइंड ए द करंट इन द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस में आर में कितना करंट आएगा, the torque of the external force needed to keep the rod rotating with constant angular velocity omega। तो ये जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो घूम रहा है, उसके लिए टॉर्क का आवश्यकता पड़ेगा, ताकि ऐसे से रोटेट कर रहा है तो टॉर्क जरूर लगेगा इस रॉड में, और वो टॉर्क ही नेसेसरी है इसको गोल गोल घुमाने के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सब तो दिया हुआ है। अब देखिए कि एक रॉड था और इसका सेंटर O है और dx था, अभी हम लोग करके देखे हैं, इसमें ये क्या था dx था, तो इसमें v इज इक्वल टू क्या था ओमेगा x हो गया था, ये x दूरी पे था तब, ये l लेंथ का था तब। इसमें जो हम निकाले थे EMF BE BVL, यानी कि इसका वैल्यू क्या था, बी भी के जगह पे ओमेगा एक्स और एल के जगह dx de। तो इसको जो ई का जो वैल्यू निकाले थे वो क्या आया था, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 2 आ गया था फाइनली। तो ये ईएमएफ होगा,
यानी O और A के बीच का जो EMF होगा वो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और L क्या हो जाएगा, इस रॉड का लेंथ हो जाएगा। रॉड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, तो लिखते हैं द EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड O and A is E is equal to B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये हो गया आपका EMF का वैल्यू। चलिए अब क्या करने का है, ये EMF का वैल्यू तो आ गया आपका। तो EMF का वैल्यू जब आया है तो इसमें करंट भी आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी किधर है, इधर साइड में। हाँ, तो Q साइड में, Q भी इधर ही आया, तो Q भी B के आधार पर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स इधर साइड में लग रहा है। तो यहां लिखते हैं हम लोग, इसमें आप लोग कर दीजिए B ओमेगा L के जगह पे, लेंथ के जगह पे देखिए यहां लिखा हुआ है, यहाँ A दिया हुआ है, रेडियस A दिया हुआ है, तो इसको A स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए the current flowing between O and A is I is equal to E by R। रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R, ठीक है। B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, करंट I हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं ना, B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2 आपका हो गया। अब हम लोग इसमें लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A टू O, इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम विल बी, तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो करंट डायरेक्शन ऐसे है, तो ये पॉजिटिव साइड इधर हो गया आपका, और उसके बाद देखिए यहां साइड में आपका क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और उसके बाद क्या लगा हुआ है आपका, एक रजिस्टर लगा हुआ है। ऐसे भी बना सकते हैं इसका, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे बना दीजिए, एक रजिस्टर क्या करिए, इसको लगा दीजिए, एक रजिस्टर R लग गया, तो ये वाला पॉइंट O हो गया और ये वाला पॉइंट A हो गया, इससे ये कनेक्टेड हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और ये हो गया C, D कुछ भी हो गया ये, लेकिन AOC जैसा पॉइंट है, AOC जैसा पॉइंट आपको यहाँ बना दिया गया है, सर्किट डायग्राम बन गया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो EMF है वो क्या है, E इज इक्वल टू B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2, इसका रेजिस्टेंस R है। करंट तो ऐसे ही I जाएगा, तो हमारे लिए I निकालना है। फॉर करंट I इज इक्वल टू E बाई R, इस फोटो से B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2 बाई R, ये हो गया B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2R, ये I का वैल्यू हो गया। ये सर्किट डायग्राम में करंट I का वैल्यू हो गया। तो करंट इन द रजिस्टर R जो होगा, तो ये करंट इन द रजिस्टर क्या होगा, R, तो सेम ही रहेगा, पूरे सर्किट में करंट है यही, तो ये रजिस्टर में भी करंट I हो गया। The torque of the external force needed to keep the rod rotating with constant angular velocity omega। अब हमको टॉर्क का आवश्यकता पड़ रहा है। अब देखिए इसमें टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, इस पे जो रॉड पे जो फोर्स लगेगा बी वाला पार्ट में, द फोर्स ऑन द रॉड अकॉर्डिंग टू F is equal to I vector L cross vector B is
अच्छा ये द फोर्स ऑन द रॉड, एक और फोर्स ऑन द रॉड इज, ऐसा लिखते हैं। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा आई, इसका वैल्यू बाद में लिखेंगे, और इसका लेंथ एल के जगह पे लिख देंगे ए और बी। समझ बात आ रहा है? ये फोर्स हो गया आपका। अच्छा ये फोर्स जो होगा, दिस फोर्स, अच्छा ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? आई के डायरेक्शन में, तो आई तो ऐसे है, तो आई के साथ बी को ऐसे करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, तो इस पे ये वाला फोर्स इधर आ जाएगा। दिस फोर्स इज विल एक्ट फ्रॉम सेंटर, will act from center and produce torque। देखिए जो फोर्स रहेगा वही टॉर्क लगाएगा। पूरा फोर्स जब यूनिफॉर्मली है, मतलब ये फोर्स यूनिफॉर्मली लगता है इस पे, तो हमको अभी मानना है सिमेट्री के आधार पर, तो ये मान दे कि बी से एकदम लग रहा है फोर्स, तो ये फोर्स क्या करेगा, यही टॉर्क बनाएगा, विल प्रोड्यूस टॉर्क। द टॉर्क का जो वैल्यू हो जाएगा, टॉर्क का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, a/2 है। तो टॉर्क का वैल्यू यहां लिखते हैं, यहां देखिए यहां लिखा है, टॉर्क का जो वैल्यू होगा fa/2। एफ का वैल्यू क्या है, IAB/2 इंटू ए, ये IA²B/2। आई का वैल्यू क्या है, B⍵A²/2R इंटू 2 इंटू A² इंटू B। तो टॉर्क का जो वैल्यू हो जाएगा B² ओमेगा A⁴/4R, ये टॉर्क का वैल्यू आएगा। चलिए इसको चेक किया जाए। B² ओमेगा A⁴/4R। चलिए तो ये वाला टॉर्क है, तो यही टॉर्क जो है, इसमें एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा लास्ट में, दिस टॉर्क यही लगेगा टू कीप द रॉड रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जो करंट इसमें फ्लो किया ना, उसमें उसके कारण फोर्स आया, वो फोर्स ही क्या कर रहा है, टॉर्क लगा रहा है इस पे, ठीक है। यही टॉर्क के कारण ये रोटेट हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये टॉर्क में तो ये रोटेट भी नहीं करता, ठीक है। तो ये जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो इतना, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया।